अभी मुफ्ती खानदान की बात करें, उनकी भी वो एक गुड़िया आई है, बेटी जैसी मेरी, वो मेरी बेटी जैसी है। वो उसको भी अभी कश्मीरी नहीं आता है, तो उसकी माँ कहती है जी कश्मीर के बच्चों को कश्मीरी सिखाओ। अरे अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाती हो? कश्मीरी करना भी नहीं आता, इसलिए वो टोपी को टोप कहता है, तो फिर लोगों के सामने रखता है जनाब मंचूरियन में टोप। नरेंद्र मोदी इक़्तिदार के संभालने के बाद अभी तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये उमर अब्दुल्ला का इस्लामियों को मजबूर कराते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, पीडीपी वाले, उनके ऊपर उन्होंने ही बैन लगाई है। और जमात इस्लामी के लोग चाहते हैं, हम देश के एक पैरोकार हैं, देश में रहना चाहते हैं, देश का आइन जो है उन्होंने सरेआम जो है तस्लीम किया है। तो जमात इस्लामी के ऊपर जो अगर बैन लगाई है वो तो फारूक साहब ने और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने लगाई थी। बिहारी वाजपेयी थे, आपका वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को। आई वॉज प्रेजेंट दैट टाइम इन दिल्ली, और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि मैं कांग्रेस से तंग आ गया हूं, मैं दूसरी पार्टी बनाना चाहता हूं, मुझे आप मदद करो। 4 करोड़ रुपया हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिए हैं कैश। हमने कहा जाओ बनाओ पार्टी। और बीजेपी ने एलएनएस किया तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने जो है 2 महीने तक बीडीपी के सामने भीख मांगी है। 3 खानदानों की बात मोदी जी ने इसलिए की है कि उन्होंने दफा 370 के आड़ में अपने घर बनाए, लोगों को कुछ दिया ही नहीं है। दफा 370 के आड़ में वो वोट बैंक अपना बना रहे थे, वो अपने एमएलए बनते थे, मिनिस्टर बनते थे, लोगों को कुछ नहीं दिया। अगर लोगों को कुछ दिया है वो मोदी जी ने दिया। 2014 से लेके आज तक अगर आप गिनवाएंगे हमें कि कितने काम हुए लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि 2 दिन मुझे लगेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट, कोई तरक्की हुई। और एक बहुत बड़ी बात जो 87 के बाद इन्होंने खून खराबा यहाँ किए और 14 के बाद यहाँ अमन आया है, हमारा नौजवान आज खुश असलूबी से बाहर निकलता है, तो ये सारा मोदी जी के कारण है। तो 3 खानदानों को निशाना नहीं बनाएगा और किसको बनाएगा? बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने कभी वोट नहीं दिए, उसको जो है यहाँ से जाके जम्मू में जीत गया। और होम मिनिस्टर था, जब होम मिनिस्टर था बिजबिहाड़ा में कत्लेआम करा लिया, और तभी अगर फिर उसको बचाया, उसकी इज्जत को बचाया, उसके महुआ जी की इज्जत को बचाया, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बचाया। तो हमें महुआ जी को कहिए आप कि हमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, जो नेशनलिस्ट है, जो अपने देश को चाहते हैं, जो देश के लिए काम करेंगे, जो देश के लिए उन्होंने अपने आप को निछावर करना, उनको वेलकम करती है बीजेपी। वो हमारे साथ आए और हम सरकार बनाएं। कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की बात करेंगे तो 2 मरहलों पे जो है बाज़ाब्ता वोटिंग हुई। पहले 18 सितंबर, उसके बाद 25 सितंबर, और अब 1 अक्टूबर वो वोटिंग होने वाली हो। और फिर जम्मू कश्मीर में जो है 8 अक्टूबर को जो है फैसला होगा कि जम्मू कश्मीर में जो है किसकी सरकार बनेगी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर के जो है वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के सोफी यूसुफ साहब, जो कैंडिडेट है बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से। सोफी साहब, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए और आप भी कैंडिडेट है इस वक्त बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो इस वक्त कैसा मुकाबला लग रहा है? मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा रहा। 10 साल के बाद इलेक्शन होना अपने आप ही एक बहुत अच्छी बात है, और हम लोगों के बड़े शुक्रगुजार हैं। लोगों ने खुले मन से वोट किए, और यहाँ 5000 पे एमएलए बनता था, 5% वोट पे एमएलए बनता था, मिनिस्टर बनता था, चीफ मिनिस्टर बनता था। आज जो एमएलए बनेगा उसको मुकाबला करना पड़ेगा, और मुकाबले में अगर वो खड़ा उतरता है तो ठीक, नहीं उतरता है तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्योंकि अब मोदी जी ने एक बहुत बड़ी मेहरबानी हम पे की है। 1962 के बाद आज यहाँ जमहूरियत की जीत हुई, डेमोक्रेसी की जीत हुई, क्योंकि जमहूरियत की पहली सीढ़ी हमारे इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं। और आज लोगों ने सब कुछ छोड़ के, जो गलत नारे यहाँ पे दे रहे थे लोग, जिन लोगों ने यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन लोगों ने आज बढ़ चढ़ कर जमहूरियत का हिस्सा लिया। और हम आपकी वजाहत से जम्मू कश्मीर लोगों के जितने भी वोटर्स हैं जिन्होंने वोट किए हैं, उनको तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कैंडिडेट किसको चुना उन्होंने वो अलग बात है,
बट हमारी डेमोक्रेसी की जीत हुई, मोदी जी की जीत हुई, ये बहुत बड़ी बात है। सुनील साहब, कैसा फ़र्क लग रहा है 2019 से पहले की बात करेंगे, अगर 2014 में इलेक्शन हुआ तो आज 2024 है, किस तरह से वोटिंग में जो है आपको फ़र्क देखने को मिली? देखिए बहुत फर्क मिली। पहले लोगों को 5 अगस्त 2019 के बाद खोखले नहरों की वजह से यहाँ वोट प्रतिशत में बड़ी कमी होती थी जी। और लोग जो है वोट डालने नहीं निकलते थे। तो आज लोग बड़े खुश। असलो आपने, मैं हर जगह गया पोलिंग स्टेशन पे, जब इलेक्शन हुए तो कतारों में लोग, हमारी बहनें बेटियां, सब लोगों ने वोट किए। और मुझे लगता है कि इस बार जैसे हमें प्यार मिला है, जो पहला सवाल आपका है, जो मुझे प्यार मिला है बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की ओर से, ये आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने जिंदगी में ये कभी नहीं देखा कि लोगों ने कितना प्यार मुझे दिया। और जहां मैं जाता था लोग हंसते थे मेरे साथ, खेलते थे मेरे साथ, प्यार करते थे। तो उस प्यार की वजह से बिजबिहाड़ा की सीट पहला कमल खिलेगा बिजबिहाड़ा से और मोदी जी की झोली में जाएगा। उसके बाद कश्मीर में और भी कमल खिलेंगे, बट पहला कमल बिजबिहाड़ा से ही खिलेगा। ये आप 8 तारीख को देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है अपने लोगों के ऊपर, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, उन्होंने मुझे वोट भी किया होंगे। सुनील साहब, काफ़ी कुछ इस इलेक्शन में देखने को मिला, जिस तरीके से हम कहेंगे कि जमात इस्लाम भी मैदान में उतर आए, या अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करेंगे, जहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कुछ जेल में भी है वो भी मैदान में उतर आए। इस तरीके से आप लोग लगता है कि कुछ बदलाव आ चुका है, क्योंकि जहाँ पे जमात इस्लाम बार बार ये बात कहती थी कि वोट डालना हराम है या बाइकाट का नारे लगाती थी, या ऐसे कुछ देखना मतलब है जहाँ पे आज़ादी के नारे देखने को मिलते थे, आज जो है वोट मांगे जा रहे हैं। नहीं, जमात इस्लामियों को मजबूर कराते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, पीडीपी वाले, उनके ऊपर उन्होंने ही बैन लगाई है। और जमात इस्लामी के लोग चाहते हैं, हम देश के एक पैरोकार हैं, देश में रहना चाहते हैं, देश का आइन जो है उन्होंने सरेआम जो है तस्लीम किया है। तो जमात इस्लामी के ऊपर जो अगर बैन लगाई है वो तो फारूक साहब ने और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने लगाई थी। मोदी जी ने बैन हटाई। आज जमात के 10 कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं कि जब सारे कौमी दायरे में आ जाएंगे, जितने भी जमात के लीडर हैं, और उनके ऊपर जो बैन लगाई है, उनकी पार्टी के ऊपर जो बैन लगी हुई है, मुझे लगता है कि मोदी जी इतने बड़े सक्षम नेता है, वो उनकी बैन को हटा देंगे और जमहूरियत का हिस्सा वो बनेंगे। और मुझे यकीन है कि जमातियों को भी आज पता चल चुका है कि हमारा देश, हमारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहता था वो हमको करना चाहिए। हमारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन परस्ती, हुब्बुल वतनी के जो उन्होंने हमें आदेश दिया है, सबक सिखाया है, तो हम सबको वो याद करना चाहिए और हमें सबको उसके ऊपर चलना चाहिए। तो आज जमातियों ने भी ये सोचा है, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहाँ पे खानदानी राज की वजह से जमातियों के ऊपर भी एक लेबल लगाई, बीजेपी के ऊपर भी लेबल लगाई, बाकी लोगों के ऊपर भी लेबल लगाई। अब वो लेबल लोगों ने हटा दी है। आज लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। आप देख लेंगे जब 8 तारीख के रिजल्ट आ जाएंगे तो 8 तारीख में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी का सीएम बनेगा। जिस तरह से हमने सुना कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब बीजेपी को किसी लीडर की ज़रूरत होती है तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं सोचते ये किस पार्टी से या पीडीपी पे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो वो एक वजीर भी रहा है बीजेपी की हुकूमत में, फॉरेन मिनिस्टर भी रहा है। अब जब उन्होंने इस तरीके से खानदानी राज की आज बात करें तब उन्होंने की, क्योंकि उनको उस टाइम ज़रूरत थी, शेख अब्दुल्ला के एक है, इसलिए उनको ज़रूरत पड़ी तो फॉरेन मिनिस्टर भी लाया, वजीर भी लाया। आज किस तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं इसको? देखिए, मोहब्बत जी का, उमर साहब का, इनका, ये सब लोग जानते हैं कि इनकी नीयत क्या है और इनकी बोली क्या है। उमर साहब की बोली को भी समझते हैं लोग, फारूक साहब की बोली को भी समझते हैं और मोहब्बत सईद की बोली को भी समझते हैं। मोहब्बत जी भी हमारे साथ सीएम रही है जी, उमर साहब भी हमारे साथ मिनिस्टर रहे हैं, और आज भी फारूकला पीछे पड़े हैं कि अगर हम जीत गए, 10-15 सीटें हमने ली तो बीजेपी हमें अपने साथ लेगी। तो हम मान के ये चल रहे हैं कि ये सब अब खोखले हो गए हैं, इनके खोखले नारे हैं। और ये नारा जो है, ये आप खोखले नारे देते हैं, ये लोग समझते हैं। अलबत्ता इतना
मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा कि बीजेपी अपने बलबूते पे किसी पार्टी की जरूरत सरकार नहीं है। बिल्कुल नहीं, किसी की सहारे की जरूरत नहीं, अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और इंशाल्लाह ताला बीजेपी का सीएम होगा। एक चीज हमने देखा है कि हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे श्रीनगर आए, तो आप भी वहाँ पे मौजूद थे। किस जी तरीके से थोड़े से बातचीत हुई लोगों को, किस तरीके से कहा गया, कैंपेनिंग भी थी वहाँ भी चल जी रही थी, बिल्कुल। तो आपने क्या सुना कि क्या अहम बातें जो लोगों के लिए हित में? देखिए मोदी जी ने कहा कि मैंने लोगों को गोल्डन कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए दिए थे, तो अब उसको मैंने 7 लाख रुपए किए। जी तो ये भी मोदी जी का कहना है। जी मोदी जी का कहना ये भी था कि यहाँ पे हम रोजगार दे देंगे नौजवानों को, और वो भी मुझे लगता है कि मोदी जी की गारंटी होती है। वो जब कोई बात कहते हैं तो उसको कोई टाल नहीं सकता है। मोदी जी ने कहा कि हम जो किसानों को 10,000 रुपये दे देंगे जिनको 6,000 रुपये देते थे। मोदी जी ने कहा ओल्ड एज वालों को जो 1,000 हम देते थे उनको 3,000 दे देंगे। जी मोदी जी ने कहा कि हम 18,000 उन विधवाओं को दे देंगे साल का। तो मोदी जी ने बहुत सारे ऐलानात किए जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बका के लिए है और उनके भला के लिए है। और मोदी जी के साथ आज जम्मू कश्मीर के लोग जुट चुके हैं और मोदी जी को प्यार करने लगे हैं लोग, मोदी जी को चाहने लगे हैं लोग। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को वोट में इतना जो है बढ़त मिलेगी। आप देखेंगे 8 तारीख को कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और ये मोदी जी के कारण। और हम लोग भी मुखलिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप मेरी बात अगर करेंगे 25 साल से यहाँ पे लोगों का नौकर बन चुका है, नौकराजी करता हूँ। कोई भी मेरे पास आता है मैं उसको नहीं पूछता आपका मजहब क्या है, आप किस पार्टी से है, आपका धर्म क्या है, मैं नहीं पूछता हूँ। मेरे साथ मेरे पास जो होता है मैं उनको दे देता हूँ, जो मेरे हाथ में है मैं वो करता हूँ। और इसीलिए आज लोग हमें प्यार करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त पे यहाँ बाकी पार्टियों का नाम निशान ही मिट जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद जो है उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि बीजेपी ना अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार जो है 3 खानदानों को निशाना बनाते। और हमने ये भी देखा कि जब मीडिया ने आवाम से बात की कि क्या सुनाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपने क्या बोला, उन्होंने साफ तौर पर बताया हम सिर्फ 3 खानदानों की बातचीत सुन रहे हैं, इसके अलावा जो है बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। 3 खानदानों की बात मोदी जी ने इसलिए की है कि उन्होंने दफा 370 के आड़ में अपने घर बनाए, लोगों को कुछ दिया ही नहीं है। दफा 370 के आड़ में वो वोट बैंक अपना बना रहे थे, वो अपने एमएलए बनते थे, मिनिस्टर बनते थे, लोगों को कुछ नहीं दिया। अगर लोगों को कुछ दिया है वो मोदी जी ने दिया। 2014 से लेके आज तक अगर आप गिनवाएंगे हमें कि कितने काम हुए लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि 2 दिन मुझे लगेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट, कोई तरक्की हुई। और एक बहुत बड़ी बात जो 87 के बाद इन्होंने खून खराबा यहाँ किए और 14 के बाद यहाँ अमन आया है, हमारा नौजवान आज खुश असलूबी से बाहर निकलता है, तो ये सारा मोदी जी के कारण है। तो 3 खानदानों को निशाना नहीं बनाएगा और किसको बनाएगा? और आज देख लीजिए किसी को दफा 370 याद ही नहीं है। आज लोग वोट करने गए, आज लोग जमहूरियत का हिस्सा बनने गए, और ये सिर्फ 3 खानदानों की परेशानी है। उनके दुकानें बंद हो गई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात वो सब बंद हो चुका है तो बार बार क्यों उनका नाम अब लिया जा रहा है लोगों के सामने? नहीं, लोगों को तो बता रहा है ना कि इन्होंने ही हमें लूटा है, 70 साल इन्होंने ही हमें लूटा है। लोगों को भी समझ आना चाहिए ना, वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें लूटा है, पीडीपी ने लूटा है और कांग्रेस ने लूटा है। अगर हम देखें, आप अभी छोटे बच्चे हैं, आपकी उम्र कम 20-25 साल होगी। मैं अगर आपको बताऊंगा 87 में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, और इन्होंने चोरी की, चोरी करके यहाँ फिर 40,000 अगर कबर वो उसमें गए, तो गुनाहगार तो यही है, कसूरवार तो यही है। तो इसलिए इनको नंगा करना है अपने आवाम के सामने। इनको 100% भी नंगा करता है, इनको मोदी जी भी नंगा करता है, और नंगा करने में कोई हर्ज नहीं है। नरेंद्र मोदी इक़्तिदार के संभालने के बाद अभी तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। नरेंद्र मोदी काम से जवाब देता है। नरेंद्र मोदी ने लोगों के काम किए, नरेंद्र मोदी ने यहाँ रोड कनेक्टिविटी की, नरेंद्र मोदी ने आपको जम्मू का सफर 4 घंटे का बना लिया, नरेंद्र मोदी ने आपको श्रीनगर का सफर
जो 2 घंटे का था उसको 1 घंटे में कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने आपको औंतीपोरा में एम्स खोला। नरेंद्र मोदी जी ने आपको मेडिकल कॉलेजेस साथ दिए। नरेंद्र मोदी जी ने IIMs ITM आपको दे दिए। नरेंद्र मोदी जी ने किसान को पैसा दिया। नरेंद्र मोदी ने राशन दिया। नरेंद्र मोदी ने जो है एक गोल्डन कार्ड दिया, श्रम कार्ड दिया। नरेंद्र मोदी ने राशन फ्री दिया। तो नरेंद्र मोदी ने 3 लाख यहाँ घर दिए। नरेंद्र मोदी ने 17,000 बाथरूम दिए, 1,17,000 बाथरूम दिए। नरेंद्र मोदी काम से देता है ना, उन्होंने काम करके दिखा दिया, ये लोगों को पता है। महबूब मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी को जो है शेख खानदान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर का इलाहाक जो है हिंदुस्तान से करवाया। देखिए, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, रहेगा। दुनिया की ताकत इसको अलग 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 नहीं करना। शेख खानदान ने इसको ड्रामाई अंदाज में जो है एक अपने वोट बैंक के लिए इसको इस्तेमाल, वो प्ले ग्राउंड बनाया था। वो प्ले ग्राउंड 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने हटा दिया। आज यहाँ एक विधान, एक प्रधान, एक निशान हो चुका है। आज आप 1 राशन कार्ड लेके घूम रहे हो, किसी भी जगह आप जाओगे एक राशन कार्ड आपके पास है। यही हमें चाहिए। यही हमारा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहता है कि वतन परस्ती होले वतनी। 2000 में जब पीडीपी और बीजेपी ने एलएनएस किया तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने जो है 2 महीने तक बीडीपी के सामने भीख मांगी है। नहीं, वो तो नेचुरली पता है लोगों को किसने भीख मांगी है। और जब हमने उसको कुर्सी से हटा दिया तो तब वो रोने लगी थी कि मुझे बचा दो, मुझे बचा दो। उसको कह देना, सोफी उसने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि मेरी बहन है। मैंने उसको बोला था कि आपकी कुर्सी जो है खिसक रही है, आपने बैंक में डकैत किया है, आपने अपने ठेकेदारों को नौकरी दी है। तो मुझे लगता है कि ये मोहब्बत जी को याद होगा कि जब सोफी यूसुफ ने, मैं MLC था उस वक्त, मैंने उनको कहा था कि आपकी कुर्सी जो है वो खिसक रही है, मेहरबानी करके सुधर जाओ। वो नहीं सुधरी तो हमने कुर्सी हटा। सवाल का जवाब दीजिए। उन्हें बोला कि राम माधव को बार बार भेजा गया मरहूम मुफ्ती फैज सईद के साथ पास, उसके बाद मेरे पास भी आए ताकि उसको ये भी कहिए ना आप, उसको ये भी कहिए आप, सोफी साहब ने कहा जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, आपका वालिद साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को, आई वॉज प्रेजेंट दैट टाइम इन दिल्ली, और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि मैं कांग्रेस से तंग आ गया हूँ, मैं दूसरी पार्टी बनाना चाहता हूँ, मुझे आप मदद करो। 4 करोड़ रुपया हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिए हैं कैश। हमने कहा जाओ बनाओ पार्टी। और फिर मोहब्बत जी को ये भी कहना कि आप तब MLA थी बिजबाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की, आपने फिर रिजाइन कर दिया, तो फिर अपनी पार्टी बनाई। जब अपनी पार्टी बनाई, आपके वालिद साहब को 16 सीटों पे हमने ही CM बनाया, बीजेपी ने ही CM बनाया। तो वो हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकती है। अगर उनको इक़्तिदार दे दिया, वो बीजेपी ने दिया है। अगर वालिद साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, 70 साल उसने सियासत की, उसको बिजबाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने कभी वोट नहीं दिए। उसको जो है यहाँ से जाके जम्मू में जीत गया और होम मिनिस्टर था। जब होम मिनिस्टर था, बिजबाड़ा में कत्लेआम करा दिया। और तभी अगर फिर उसको बचाया, उसकी इज्जत को बचाया, उसके मोहब्बत जी की इज्जत को बचाया, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बचाया। तो हमें मोहब्बत जी को कहिए आप कि हमें मत सिखाइए, हमें पता है सारा, और लोगों को भी ये पता है। ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी ने 90 सीटों पे कैंडिडेट जो है उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं उतार पाए। ये सवाल भी है कि अगर उन्हें लगा था कि जम्मू कश्मीर में हम मजबूत हैं तो 90 सीटों पे मैदान में। देखिए, हमारा नारा 50 पार है, तो हमने क्यों एनर्जी अपनी वेस्ट करनी थी। 50 पार तो हमारा नारा है। 50 पार आप बताइए। सुनिए मेरी बात, 50 पार हमारा नारा है। 43 सीटें जम्मू में है, तो उसमें से 35 सीटें हमारी आ जाएंगी, और कश्मीर में हमारी 15 सीटें आ जाएंगी। अब बीजेपी की बात करेंगे तो 50 पार का नारा हो गया। तो अब आपने बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी थी। अलबत्ता जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, जो नेशनलिस्ट है, जो अपने देश को चाहते हैं, जो देश के लिए काम करेंगे, जो देश के लिए उन्होंने अपने आप को निछावर करना, उनको वेलकम करती है बीजेपी। वो हमारे साथ आए,
और हम सरकार एक बनाएं। आखिरी सवाल, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। पहले जो है बारामूला अगर लोकसभा की बात, इलेक्शन की बात करें, वहां पे जो है मैदान में इंजीनियर रशीद को उतारा गया। फिर जब भी मैं बेरवा गया, जब मैंने सोचा तो वहां पे भी सरजान बरकाती की बेटी को जो है वो मैदान में उतारा गया। देखिए उमर जेल साहब के को कैदियों को उमर मैदान में साहब उतारे को जा आप रहे हैं। ये कहिए कि किसी व्यक्ति को भी जमहूरियत में हक है, जी, चाहे वो सरजान हो, चाहे वो इंजीनियर रशीद हो, किसी को भी इलेक्शन लड़ना हक है। जमहूरियत उसको राइट देता है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, जी। आम व्यक्ति भी इलेक्शन लड़ जी, जी। सकता है। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं दिल्ली की है। एजेंसियां जो है मेरे बीजेपी खिलाफ ने ये साजिश बीजेपी रच ने रही है। किसी एजेंसी को खड़ा नहीं किया। अलबत्ता उमर अब साहब को ये पता चल चुका है कि हमने कुछ नहीं दिया, हमने 70 साल इनको लूटा है लोगों को। आज लोग चालाक हो गए हैं, आज लोग जानते हैं कि एनसी ने क्या किया। खानदानी राज यहाँ चलने वाला नहीं है, इसलिए वो उसको कश्मीरी करना भी नहीं आता, इसलिए वो टोपी को टोप कहता है, तो फिर लोगों के सामने रखता है जनाब मंशूए में टोप हुक्म सवाल। तो इतना मतलब ये है कि ये बच्चे जो है इनके लंदन में पड़े हैं। अभी मुफ्ती खानदान की बात करें, उनकी भी वो एक गुड़िया आई है, बेटी जैसी मेरी, वो मेरी बेटी जैसी है। वो उसको भी कश्मीरी नहीं आता है, तो उसकी माँ कहती है जी कश्मीर के बच्चों को कश्मीरी सिखाओ। अरे अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाती हो, अपने बच्चों को आपको आता ही नहीं है। तो इसलिए ये दुराए नहरे जो है ना, ये नहीं चलते। आज लोग जान चुके हैं, आज यहाँ जम्मू कश्मीर के 125 लाख लोग जानते हैं पीडीपी ने क्या किया, एनसी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। इसलिए आज गिव एंड टेक का जमाना है। आज लोग बीजेपी के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला आप देख लीजिए सरकार बीजेपी की होगी, किसी के सहारे की नहीं होगी। उन्होंने बोला इंजीनियर रशीद भी बीजेपी के है। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हमारा नहीं है, हमारा कोई भी नहीं। हम बस अपने अल्लाह के साथ है और बीजेपी के अपने नेता है। हमारा ना इंजीनियर रशीद है, ना सजाद लोन है, ना अल्ताफ बुखारी है, ना कोई है। हमारा बस पहले आपने लोकसभा इलेक्शन के दौरान इस नहीं, वो तो हम देखिए पार्टी अलायंस में होता है कभी कभार, वो तो पार्टी के बड़े फैसले होते हैं। अलबत्ता आज हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। इंजीनियर रशीद हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, हमारा बस अल्लाह है और कश्मीर के लोग 125 लाख लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी अपने बलबूते। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ सूफी यूसुफ जो बीजेपी के यूटी वाइस प्रेसिडेंट है। जिस तरीके से हमने देखा कि 10 साल के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए और अभी 2 मरहलों पे वोटिंग जो है वो बाज़ाब्ता हुई और 1 अक्टूबर को जो है फिर से वोटिंग हो गई नॉर्थ कश्मीर में, और 8 अक्टूबर को जो है फैसला होगा कि जम्मू कश्मीर में जो है किसकी सरकार बनेगी।